कभी ऑनलाइन कुछ खरीदा है या किसी दोस्त से कोई वादा किया है? हम दिन भर में न जाने कितने ही समझौते करते हैं, पर क्या हर समझौता इतना पक्का होता है कि उसके लिए कोई अदालत तक जा सके? आज हम इसी मजेदार दुनिया को समझने वाले हैं और जानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स असल में कितने तरह के होते हैं। जरा सोचिए, किसी को घर बेचने का वादा किया और फिर मन बदल गया, तो क्या वो केस कर सकते हैं? या फिर दोस्त को पार्टी में ले जाने का वादा। इन दोनों वादों में जमीन आसमान का फर्क है ना? आइए समझते हैं कि एक मामूली सा वादा कब कानूनी तौर पर एक मजबूत जंजीर बन जाता है। तो हर चीज की शुरुआत एक सिंपल फॉर्मूला से होती है। एक तरफ से आता है एक ऑफर यानी प्रस्ताव। मान लीजिए कोई कहता है ये फोन खरीदोगे, और दूसरी तरफ से आती है उसकी एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति। हाँ बिल्कुल। बस जब ये ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल जाते हैं तो बन जाता है एक समझौता। ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन रुकिए, हर समझौता कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। असली जादू तो तब होता है जब इस समझौते में एक और चीज जुड़ती है, कानून की ताकत। इसे कहते हैं एनफोर्सेबिलिटी। मतलब जब कोई समझौता इतना मजबूत हो कि उसे पूरा करवाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया जा सके, तब जाकर वो एक असली कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो चलिए अब कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, यानी वैध कॉन्ट्रैक्ट से। ये वो आदर्श सिचुएशन है जिसे हर कोई पाना चाहता है, एक तरह से समझौतों का गोल्ड स्टैंडर्ड। एक वैध कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक परफेक्ट रेसिपी की तरह है। इसमें सभी सही सामग्री सही मात्रा में मौजूद होती है, जो इसे कानूनी तौर पर मजबूत और लागू करने लायक बनाती है। कानून इसे देखकर कहता है, हाँ ये बिल्कुल सही है, इसे लागू किया जा सकता है। तो इस परफेक्ट रेसिपी में क्या क्या चाहिए? चलिए एक नज़र चेकलिस्ट पर डालते हैं। सबसे पहले कम से कम 2 लोग होने चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हों। फिर एक का साफ प्रस्ताव और दूसरे की साफ स्वीकृति होनी चाहिए। सबसे जरूरी, दोनों की सहमति बिना किसी दबाव के यानी स्वतंत्र होनी चाहिए। और हाँ, लेन देन और उसका मकसद दोनों पूरी तरह से कानूनी होने चाहिए। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए ए अपना फोन बी को 10,000 रुपये में बेचता है। बी पैसे दे देता है। यहाँ सब कुछ साफ है, दोनों अपनी मर्जी से राजी हैं और फोन बेचना कोई गैर कानूनी काम नहीं है। तो बस ये एक क्लासिक वैध कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर कानून की पक्की मोहर है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अब मिलते हैं ऐसे समझौतों से जो पैदा होते ही खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, ये है शून्य कॉन्ट्रैक्ट। कानून की नज़र में ये शुरुआत से ही अमान्य होते हैं, जैसे कभी थे ही नहीं। दोनों में फर्क बिल्कुल साफ है। वैध कॉन्ट्रैक्ट के पीछे कानून की पूरी ताकत होती है, लेकिन शून्य कॉन्ट्रैक्ट के लिए कानून कहता है, माफ करना, मैं इसे नहीं जानता। ये एक ऐसा वादा है जो कानूनी तौर पर कभी अस्तित्व में ही नहीं आया। एक शून्य कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई ऐसी बुनियादी गड़बड़ी होती है कि कानून उसे सिरे से खारिज कर देता है। इसका कोई कानूनी वजूद नहीं होता, बिल्कुल हवा में किए गए वादे की तरह। इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। मान लीजिए ए ने बी को अपना घोड़ा बेचने का सौदा किया, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता था कि घोड़ा तो एक दिन पहले ही मर चुका था। अब जब सौदा करने की चीज ही मौजूद नहीं है तो सौदा कैसा? ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू से ही शून्य है, क्योंकि इसे पूरा करना नामुमकिन है। अब आते हैं एक और दिलचस्प टाइप पर, शून्यकरणीय कॉन्ट्रैक्ट। इसकी खासियत ये है कि ये एक पार्टी को एक एस्केप बटन देता है, मतलब समझौते से बाहर निकलने का एक ऑप्शन। देखिए, ये एक ऐसा समझौता है जो शुरू तो बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, लेकिन बाद में जिस पार्टी के साथ गलत हुआ है उसे एक सुपर पावर मिल जाती है। वो चाहे तो इसे जारी रखे या फिर इसे वहीं रद्द कर दे। फैसला पूरी तरह से उसके हाथ में होता है। सवाल ये है कि ये एस्केप बटन किसी को मिलता क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, सहमति। जब किसी की सहमति आज़ादी से बिना किसी दबाव के नहीं ली जाती, तब ये सिचुएशन पैदा होती है। कब माना जाता है कि सहमति आज़ाद नहीं थी? इसके कुछ साफ साफ कारण हैं। पहला, कोअर्शन यानी जोर जबरदस्ती। दूसरा, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब किसी ने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया। फिर आता है फ्रॉड, सीधा सीधा धोखा। और आखिर में मिसरिप्रेजेंटेशन, यानी गलत जानकारी देकर हाँ करवा लेना। इनमें से कुछ भी हो तो समझो वो हाँ असली हाँ नहीं है, और बस यहीं पर कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल बन जाता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस या अनुचित प्रभाव का मतलब है जब कोई अपनी ताकत या रिश्ते का फायदा उठाकर दूसरे के फैसले पर हावी हो जाए।
सोचिए, एक डॉक्टर अपने मरीज को एक बहुत महंगी जमीन खरीदने के लिए मना ले, जो शायद मरीज लेना ही नहीं चाहता। ये अनुचित प्रभाव का एक उदाहरण हो सकता है। मान लीजिए ए ने बंदूक की नोक पर बी से घर बेचने के कागजों पर साइन करवा लिए। जाहिर है यहाँ बी की सहमति अपनी मर्जी से नहीं थी, इसलिए बाद में बी के पास पूरा अधिकार है कि वो इस सौदे को रद्द कर दे। और अब मिलते हैं कहानी के असली विलन से, अवैध कॉन्ट्रैक्ट। ये सिर्फ अमान्य नहीं होते, ये कानून की नज़र में गलत होते हैं। इन पर कानून की तरफ से पूरी तरह पाबंदी है। एक अवैध समझौते की नींव ही किसी गैर कानूनी काम पर रखी होती है। यह शून्य तो होता ही है, साथ ही यह समाज और कानून के खिलाफ भी माना जाता है। इसे करने की कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे कि ए किसी को 50,000 रुपए देकर कोई क्राइम करने को कहे। ये समझौता न सिर्फ अमान्य है, बल्कि इसमें शामिल दोनों ही पक्षों को सजा भी हो सकती है। तो चलिए इन चारों को एक साथ फटाफट रिवाइज करते हैं। वैध है हमारा हीरो, जो पूरी तरह से कानूनी है, जैसे फोन की बिक्री। शून्य वो है जो कभी था ही नहीं, जैसे उस मरे हुए घोड़े का सौदा। शून्य करनी में एक पार्टी के पास बाहर निकलने का ऑप्शन होता है, जैसे जबरदस्ती करवाए गए साइन वाला सौदा। और अवैध तो सीधा सीधा कानून का उल्लंघन है, जैसे क्राइम के लिए किया गया कोई भी अग्रीमेंट। लेकिन ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि जब ये पता हो कि कोई समझौता किस टाइप का है, तभी अपने अधिकारों और अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझा जा सकता है। ये जानकारी हमें धोखा खाने से बचाती है। तो अगली बार जब भी कोई वादा किया जाए या किसी सौदे पर हाँ कहा जाए, तो एक पल रुककर सोचें कि ये असल में किस तरह का समझौता है। क्या ये कानून की कसौटी पर खरा उतरेगा? ये एक छोटा सा सवाल भविष्य की कई बड़ी परेशानियों से बचा सकता है।